सभी विद्यार्थियों को नमस्कार और हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम रसायन विज्ञान भाग 1 कक्षा है 11 अध्याय 2 परमाणु संरचना के भाग 16 को शुरू करेंगे। आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं वह है विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, जैसा कि शुरुआत से हम विद्युत चुंबकीय विकिरण के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण किसे कहते हैं। फिर हमने देखा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण दो तरह के गुण प्रदर्शित करती है। एक होता है दो तरह की प्रकृति प्रदर्शित करती है, एक होती है तरंगीय प्रकृति और एक होती है कण प्रकृति। तो हमने विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति को पहले बहुत अच्छी तरह समझा। विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति को हमने एक सिद्धांत से समझा। वो सिद्धांत जेम्स मैक्सवेल ने बनाया था। उस सिद्धांत का नाम था तरंग सिद्धांत। उस सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है उसके बारे में उन्होंने बताया कि विद्युत आवेशित कणों को, विद्युत आवेशित कण मान लो, उस पर कोई भी आवेश है, मान लो प्लस या माइनस, विद्युत आवेश होना चाहिए, धन आवेश हो या ऋण आवेश हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है यानी उनको स्पीड दी जाती है तो एकांतर विद्युत यानी एक के बाद एक विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यह क्षेत्र विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होते हैं। किसके रूप में संचरित होते हैं? तरंगों के रूप में संचरित होते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। जेम्स मैक्सवेल बताना चाहते थे कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो किससे मिलकर बनती है? तरंग से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? तरंग से मिलकर बनती है। और जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो जो भी तरंग कर सकती है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कर सकती है। जैसे तरंग द्वारा विवर्तन और व्यतिकरण, इन दो घटनाओं को समझाया जा सकता है क्योंकि ये तरंग के ऊपर आधारित घटनाएं होती है। किस पर आधारित? तरंग पर आधारित घटनाएं होती हैं। तो इसलिए जो विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो तरंग सिद्धांत था उसके द्वारा विवर्तन और व्यतिकरण दोनों की व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से हो गई थी। ठीक है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग से बनता है तो जेम्स मैक्सवेल ने दो विवर्तन और व्यतिकरण दोनों की घटनाओं को बताया। इस हिसाब से जेम्स मैक्सवेल ने तरंग के जो भी गुण होते हैं जिनका अध्ययन हमने करा था डीपली, कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा, आवर्ती v, और ये दो मेन गुण होते हैं किसके? तरंग के। ठीक है, तो जेम्स मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय विकिरण के संबंध में एक सूत्र दिया जिसके आधार पर अपन ने न्यूमेरिकल भी किए थे। वो सूत्र है लैम्डा बराबर c/v, जहाँ पर लैम्डा विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य, c प्रकाश का वेग जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और v आवर्ती। ये पूरा का पूरा सेक्शन विद्युत चुंबकीय विकिरण पर आधारित था। ठीक है, तरंग प्रकृति पर आधारित ये पूरा का पूरा जो सेक्शन था, इससे आपका पूरा जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो तरंग प्रकृति है उसके विषय में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहीं लिखी हुई हैं, इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जब हम विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग प्रकृति को समझ लिए है ना, तो हमने, या जो जेम्स मैक्सवेल थे, जेम्स मैक्सवेल ने सिखा के चले गए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग प्रकृति के अलावा कि कोई से भी गुण प्रदर्शित नहीं करती। तो जब वैज्ञानिकों ने इस
तरंग सिद्धांत को, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति का यूज करने लगे और विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए तरंग सिद्धांत का यूज करने लगे, तो विवर्तन और व्यतिकरण जैसी तरंग पर बेस घटनाएं तो क्या हो गई, उनके तो व्याख्या हो गई, लेकिन कुछ ऐसे भी सिद्धांत थे जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की गई, लेकिन वहां पर विद्युत चुंबकीय विकिरण का यूज हो रहा था। मान लो जैसे हमने देखा था कृष्णिका विकिरण, जो कृष्णिका विकिरण का उदाहरण था वो इसी तरीके से था। ये जो कृष्णिका विकिरण का उदाहरण था वो इसी पर बेस था कि इसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती थी और ना ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की जा सकती थी। दोनों के अंदर ही विद्युत चुंबकीय विकिरण का यूज तो हो रहा था, लेकिन तरंग सिद्धांत द्वारा इन दोनों को ही क्या नहीं करा जा रहा था, स्पष्ट नहीं करा जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो वैज्ञानिक थे उनका विश्वास तरंग सिद्धांत से उठने लगा कि विकिरण, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, क्या वाकई में ही उसकी जो प्रकृति होती है वो तरंग प्रकृति होती है। तो ये प्रश्न आया। तब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्स प्लांक। क्या नाम था? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति के बारे में एक सिद्धांत दिया। क्या दिया? एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। उस सिद्धांत का क्या नाम है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या था, अब समझते हैं अपन। जब अपन ने तरंग प्रकृति समझ लिया, अब अपन समझेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनी होती है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स, ये पैकेट हैं, और ऊर्जा जो है इनके अंदर है, और ये पूरा का पूरा एक विकिरण मान लो। ठीक है, ये विकिरण है। विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन है? ये बैगनी बैगनी, और ये जो लाल लाल है ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। क्या है? पैकेट हैं। और ये जो बैगनी है अंदर अंदर, ये है एनर्जी। ये क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, आया समझ में? अब सुनो आगे क्या लिख रखा है। ऊर्जा के ये छोटे छोटे पैकेट क्वांटम कहलाते हैं। ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट है ना, ये जो रेड रेड से आपने बताया, ये क्या कहलाते हैं? क्वांटम कहलाते हैं। क्वांटम। ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट क्या कहलाते हैं? क्वांटम कहलाते हैं। आगे लिख रखा है यही क्वांटम का सिद्धांत कहलाता है। यही क्वांटम का सिद्धांत कहलाता है कि उन्होंने पूरी तरीके से ये बताया कि आपको अगर कृष्णिका, मैं विरोध नहीं करता, कौन? मैक्स प्लांक कहते हैं मैं विरोध नहीं करता कि विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग सिद्धांत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप समझना चाहते हैं कि कृष्णिका विकिरण का सिद्धांत क्या है, कृष्णिका विकिरण क्या है, या प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो आपको विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति से ये समझ में नहीं आएगा कि कृष्णिका विकिरण क्या है या प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है ना। आपको इसके लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति को समझना पड़ेगा, तब जाकर आप समझ पाएंगे कि कृष्णिका विकिरण क्या है और प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने बोला तो समझाइए, तो उनको समझाया गया और प्लांक ने बताया कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है ना, वो तरंग से मिलकर नहीं बनी होती है, वो मिलकर बनी होती है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, जिसे क्वांटम कहते हैं, इससे मिलकर बनी रहती है, और ऊर्जा इन पैकेटों के अंदर होती है ना, तो इससे मिलकर बनी होती है। अच्छा, तो चलो आपने ये तो बता दिया कि कण से मिलकर बनी होती है, तो अब आप इसकी स्पष्टीकरण भी दे दीजिए कि कृष्णिका विकिरण क्या है और प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो हमने इन दोनों की व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से देखी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखिए कक्षा 11 रसायन विज्ञान, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है,
और नहीं तो हमारे चैनल पर जाकर आप विज़िट करें, वहाँ पर बड़े ही अच्छे प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर सारे लेक्चर्स अपलोड होते हैं फ्री के अंदर, तो आप वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। फिर हमने जो भी लास्ट में पूरा कण प्रकृति को समझ लिया कि मैक्स प्लांक ने क्या समझाया, प्लांक क्वांटम सिद्धांत क्या है, उन सबको समझ के हमने लास्ट में एक फॉर्मूला निकाला, वो फॉर्मूला क्या है, वो ये रहा फॉर्मूला। इसको देखिए आप, ये फॉर्मूला क्या कहता है, इसमें ई जो है वो क्या है, क्वांटम की ऊर्जा। ई क्या है, क्वांटम की ऊर्जा। और एच क्या है, यहाँ पर एच है प्लांक नियतांक। एच क्या है, प्लांक नियतांक। और वी को तो आप सब जानते ही हैं, वेग। वी क्या है, वेग। ये बताता है, ये फॉर्मूला बताता क्या है, ये फॉर्मूला बताता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर जो ई है वो क्वांटम में, जो क्वांटम पैकेट है ना, उसके अंदर क्वांटम पैकेट जो है उसके अंदर कितनी ऊर्जा है, उसके बारे में बताता है कि कितनी ऊर्जा है साहब, है ना। वो ऊर्जा उन्होंने बताया कि ये जो ऊर्जा है ना, क्वांटम में ऊर्जा है, वो समानुपाती होती है किसके, विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति के। किसके, विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति के। बोला ठीक है, आवृत्ति के समानुपाती होती है, तो हम जानते हैं कि समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, एक नियतांक आता है। तो उस नियतांक को प्लांक ने अपना नियतांक बोल दिया कि प्लांक नियतांक है भाई, और इसकी एक वैल्यू फिक्स कर दी। वो वैल्यू फिक्स कर दी, वो है 6.6 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इस तरीके से हम पूरा एक बारी में समझ कर सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है इसके विषय में, विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वैत व्यवहार के विषय में। तो अब हम क्या निष्कर्ष निकालें, हमने तरंग प्रकृति भी समझ ली, ठीक है, हमने तरंग प्रकृति भी समझ ली विकिरण की, हमने कण प्रकृति भी समझ ली विकिरण की। अब हम क्या समझे, विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति तरंग है या कण है, क्योंकि कण सिद्धांत जो है वो कृष्णिका और प्रकाश विद्युत प्रभाव इन दोनों की व्याख्या अच्छे से कर सकता है, लेकिन व्यतिकरण विवर्तन जैसी घटनाओं का व्याख्यान कण के द्वारा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ तरंग के द्वारा व्यतिकरण और विवर्तन इन दोनों घटनाओं का व्याख्यान किया जा सकता है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव और कृष्णिका विकिरण इन दोनों का व्याख्यान नहीं हो सकता। तो इस स्थिति में जो वैज्ञानिक थे वो असमंजस की स्थिति में आ गए कि भाई हम विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति को समझें या कण प्रकृति को। इसके विषय में यहाँ नीचे एनसीईआरटी में कुछ दे रखा है, उसको पढ़ते हैं, इससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी कि आगे क्या हुआ। लिख रखा है, प्रकाश की कण समान प्रकृति ने वैज्ञानिकों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी थी। असमंजस की स्थिति मतलब क्या होता है, कुछ समझने की स्थिति ना होती है ना, जब ऐसा लगे कि दोनों ही पक्ष ठीक है। तो किसका मतलब, मान लो दो पक्ष हैं जिनमें से एक को आपको गलत ठहराना है, लेकिन आपको लग रहा है दोनों ही सही है, तो ये स्थिति जो होती है ना, वही असमंजस की स्थिति कहलाती है। एक तरफ तो इसने कृष्णिका विकिरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव की संतोषजनक व्याख्या की। किसने, प्रकाश की कण समान प्रकृति ने, यानी प्रकाश माने विद्युत चुंबकीय विकिरण ही है वो, विद्युत चुंबकीय विकिरण ही है वो, उसको घबराने की बात नहीं है, इसको प्रकाश से भी बोल दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखा जाए कि जो प्रकाश है विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक भाग है। हमने पूरा देखा था विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम, जिसमें ये जो प्रकाश है वो तो बहुत छोटा सा है, जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स थे, ये बहुत छोटा है, बोल रहे हैं इसको समझने के लिए। बाकी आपको विद्युत चुंबकीय विकिरण शब्द को ही बार बार अपने दिमाग में स्थिर रखना है। एक तरफ तो इसने कृष्णिका विकिरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव की संतोषजनक व्याख्या करी, परंतु दूसरी तरफ यह प्रकाश की तरंग जैसे व्यवहार जिससे विवर्तन, व्यतिकरण आदि परिघटनाओं की व्याख्या की जा सकती थी, है ना। दूसरी तरफ यह प्रकाश की तरंग प्रकृति जो थी उससे इसकी व्याख्या की जा सकती थी।
के साथ युक्ति संगत नहीं था, है ना। कण वाला तरंग के सिद्धांतों की व्याख्या नहीं कर पा रहा था और तरंग सिद्धांत कण प्रकृति जिसकी व्याख्या कर पा रही थी उसका व्याख्यान नहीं कर पा रहा था। तो ये क्या थी, इस दुविधा को हल करने के लिए, इस परेशानी को हल करने के लिए करने का एक ही उपाय था। उपाय क्या है, यह मान लिया जाए कि प्रकाश के कण और तरंग दोनों जैसे गुण होते हैं। वैज्ञानिकों ने क्या बोला, उपाय क्या निकाला कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश के कण और दोनों जैसे गुण होते हैं, अर्थात प्रकाश का द्वैत व्यवहार होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार होता है। द्वैत 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 मतलब होता है दो व्यवहार करता है वो। एक तो होता है कणीय व्यवहार और एक होता है तरंगीय व्यवहार। दो तरीके के गुण प्रदर्शित करता है। प्रयोगों के आधार पर हम पाते हैं कि प्रकाश तरंग या कण के समान व्यवहार करता है। प्रकाश जो है वो तरंग के समान भी व्यवहार करता है और कण के समान भी व्यवहार करता है। जब द्रव्य के साथ विकिरण, जब, अब समझना कब कब करता है व्यवहार, अब समझना कि कण जैसा व्यवहार, कण जैसा व्यवहार कब करता है और तरंग जैसा व्यवहार कब करता है, ये को समझेंगे। प्रकाश तरंग कण जैसा व्यवहार कब करता है और तरंग जैसा व्यवहार कब करता है। सबसे पहले समझते कण जैसा व्यवहार कब करता है। लिख रखा है, जब द्रव्य के साथ मतलब पदार्थ के साथ विकिरण की अनोन्य क्रिया होती है, अनोन्य यानी इंटरेक्शन होता है, अनोन्य क्रिया होती है, तब यह कण जैसे गुण प्रदर्शित करता है। तब जो प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण जब कण की तरह व्यवहार करते हैं। जब विकिरण का संचरण होता है, विकिरण का संचरण मतलब ट्रांसमिटेड होती है। क्या होती है, ट्रांसमिटेड मतलब होता है संचरण, और संचरण का मतलब क्या होता है, मिलकर चलना। मिलकर चलने का मतलब क्या है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, संचरित होते हैं यानी आगे बढ़ते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, तब यह तरंग जैसे गुण दर्शाता है, जिसका उदाहरण व्यतिकरण और विवर्तन है। द्रव्य और विकिरण की प्रचलित धाराओं को देखते हुए, द्रव्य और विकिरण मतलब पदार्थ के साथ विकिरण का अनोन्य क्रिया और विकिरण की प्रचलित धाराओं को देखते हुए यह संकल्पना एकदम नई थी। लोगों को इसे स्वीकार करने में काफ़ी समय लगा। जैसा आप आगे देखेंगे, कुछ सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन भी तरंग कण वाला द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यानी लोगों के समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो दो तरीके के गुण प्रदर्शित करती है, कण भी करती है और तरंग भी करती है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने खूब रिसर्च करी, और अभी अपन खूब सारे आगे भी वैज्ञानिक पढ़ेंगे, लाइक डी ब्रॉगली और श्रोडिंगर। इन्होंने खूब, ये वैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में खूब व्याख्यान दिया कि भाई ये तरंग प्रकृति होती है, कण प्रकृति होती है ना। मतलब ये समझाने के लिए कि हाँ ऐसा ठीक है, या फिर इसका विरोध करने के लिए कि ऐसा नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें आगे होंगी जिसका अध्ययन हम करेंगे। लेकिन अभी तक आपको समझना है, अभी तक के जितना भी अपन ने देखा है उसमें आपको समझना है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं उनका द्वैत व्यवहार होता है। वो दो प्रकार का व्यवहार करती हैं, वो कण की भांति भी व्यवहार करती हैं, वो द्रव की भांति भी वो तरंग की भांति भी व्यवहार करती हैं। उनके दो गुण होते हैं, कणीय गुण होता है, तरंगीय गुण होता है। आज की वीडियो में अपन इतना ही सीखेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करा करें, चैनल को सब्सक्राइब करा करें। ये बोलने की बातें नहीं हैं, आपके मन के अंदर से ही ये बातें आनी चाहिए कि हम लाइक करें, क्योंकि सर इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारे को सपोर्ट करें।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।